होती है, जबकि इसके सेंटर पे करोड़ों डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होती है। तो करोड़ों डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होने के कारण इसके धरातल पे कोई भी चीज ठोस अवस्था में मौजूद नहीं है, यानी कि सारे के सारे किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। सूर्य का जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन होना, जो लगभग 600 मिलियन टन प्रति सेकंड के आसपास हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन होता है, जो संलयन अभिक्रिया के दौरान होती है। आप कहीं कहीं इस पे उजले धब्बे, सफेद धब्बे दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है सभी को? यह जो है लाल की तुलना में ज्यादा गर्म है और इन दोनों को तापमान का अंतर लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। पूरे सौर मंडल का 99.45 जो हिस्सा है द्रव्यमान का, वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य में ही समाहित है। पृथ्वी पर बैठ के हम ये सोचते हैं कि सूर्य अपने स्थान पे स्थिर होगा, जबकि आप देख पा रहे होंगे यह भी जो है घूम रही है अपने अक्ष पे। और खास करके इसका जो बीच वाला भाग है, इक्वेटोरियल वाला जो भाग है, पोलर वाले यानी कि ध्रुवों की अपेक्षा ज्यादा तेजी से मूव कर रही है। और बात करेंगे कि हमारी पृथ्वी से सूरज कितनी बड़ी या छोटी है, हमने किताब में पढ़ा होगा। हम लोग अगर किताबों में पढ़ी है, सिर्फ उसकी वास्तविक परिकल्पना शायद की है, तो क्यों न उसे आज समझा जाए और देखा जाए कि हमारी पृथ्वी से सूरज कितनी बड़ी या छोटी है। हमारे सौर परिवार में, हमारे सौर मंडल में, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह हैं। शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं उसे हम इनर प्लैनेट के रूप में जानते हैं। बाकी के जो 4 ग्रह हैं उसे हम आउटर प्लैनेट के रूप में जानते हैं। शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं वो रॉक्स और मेटल से मिलकर बने हुए हैं। बाकी के जो 4 ग्रह हैं वो गैसीय पिंड है, गैसों से मिलकर बने हुए हैं। जो तीसरी वाली है वो हमारी पृथ्वी है। तो मैं बात कर रहा था कि पृथ्वी से सूरज कितनी बड़ी या छोटी है। तो इस पूरे ग्लोब को अगर हम 2 मीटर का व्यास मान लें, तो हमारी पृथ्वी का व्यास आप देखिए लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास ही होगा। तो लगभग 10 लाख और वास्तविकता में एक सूरज में 13 लाख पृथ्वियां समा सकती है। तो इतना बड़ा है हमारा सूरज। तो चलते हैं इन ग्रहों की यात्रा पे, और जो हम सबसे पहले मिलने वाले हैं वो है हमारा मरकरी यानी कि बुध। दूरी के हिसाब से यह सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह है, पूरे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। और बात करेंगे इसके उपस्थिति की, इसमें आप कहीं कहीं छोटे छोटे गड्ढे दिख रहा होगा, दिख रहे हैं सबको? इन्हें हम क्रेटर्स के नाम से जानते हैं, और यह जो है उल्का पिंड के टकराने के फलस्वरूप बनती है। इसमें कुछ चमकीले पॉइंट्स दिख रहा होगा आपको, वो इसके हायर एल्टीट्यूड को दर्शाती है, जबकि जो स्लेटी आपको दिख रहा है वो इसके मैदानी भागों को दर्शाती है। पूरे सौर मंडल में सबसे ज्यादा क्रेटर्स आपको बुध पे ही देखने को मिलेगा। कारण क्या है? कारण है कि बुध पे वायुमंडल नगण्य है, शून्य है। सूरज के सबसे नजदीक होने के बावजूद भी यह पूरे सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। एक ऐसा ही एक और आपको मिलता जुलता हम आपको आकाशीय पिंड दिखा रहे हैं, उसे देखिए, समझिए और बताइए कि ये कौन सा आकाशीय पिंड है। आपको बताना है, जो हमेशा आपको रात में दिखाई देता है। चंद्रमा। बिल्कुल सही बताया है आपने, ये कोई और नहीं बल्कि चंद्रमा है, जिसे हम बचपन में चंदा मामा कहते थे। तो चंद्रमा का कौन सा हिस्सा जो है हम लोग पृथ्वी से देख पाते हैं, तो एक बार उसको गौर किया जाए और देखा जाए। तो अभी जो आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी से सिर्फ यही हिस्सा हम लोग देख पाते हैं। यह चंद्रमा का मैदानी भाग है, जिसे हम मारिया के नाम से जानते हैं। तो चंद्रमा का यह हिस्सा हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं? जो ऊंचाई वाले भाग है, पठारी वाले भाग है, इसे क्यों नहीं देख पाते हैं? तो कारण क्या है? कारण है इसका रिवोल्यूशन और रोटेशन का दर। जितने समय में एक अपने अक्ष पे घूमती है, उतना ही समय में पृथ्वी का पूरा एक चक्कर भी लगा लेती है, जिसके कारण यह हिस्सा न दिख करके सिर्फ और सिर्फ हमें पृथ्वी से यही हिस्सा दिख पाता है। अगर ये हिस्सा आपको देखना है तो आपको जाना होगा अंतरिक्ष में। तो ग्रहों की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, और जो मिलने वाले हैं अगले ग्रह की ओर, वो है हमारा वीनस यानी शुक्र। प्राचीन सभ्यता इसे शाम का तारा या भोर का तारा भी कहती थी। शुक्र देखता है, शुक्र। इसे हम लोग पृथ्वी का बहन या सिस्टर ऑफ द अर्थ के रूप में भी हम लोग जानते हैं। बात करेंगे शुक्र की, तो ये पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। कारण क्या है? कारण है इसके धरातल पे पाए जाने वाले बहुत सारे एसिड की मात्रा। इसके वायुमंडल में 90% के आसपास हिस्सा में सिर्फ और सिर्फ CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो होता क्या है कि जब सूरज की किरण इस पे पड़ती है
तो ये शिप जो है बहुत सारे वो किरण को लगातार परिवर्तित करती रहती है और CO2 इसके वायुमंडल से नहीं जाने देती है, जिसके कारण इसे बनाती है पूरे सौर परिवार का सबसे, किसका जो एक दिन होता है वो 1 साल से बड़ा होता है। ग्रहों की यात्रा में आगे चलेंगे और जिसकी बात करने वाले हैं वो है हमारा होम प्लानेट पृथ्वी है। अर्थ अर्थ इसे ब्लू मार्बल के रूप में भी हम जानते हैं, द अर्थ के रूप में, नीला ग्रह के रूप में। पानी है तो इसकी विशेष चर्चा हम बाद में करेंगे। आगे चलते हैं ग्रहों की यात्रा में और जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा मार्स यानी मंगल। यह प्लानेट आपको लाल दिख रहा होगा, इसे लाल ग्रह के रूप में हम जानते हैं, रेड प्लानेट के रूप में जानते हैं। कारण क्या है? कारण है इसके धरातल पे पाए जाने वाले फेरिक ऑक्साइड की ढेर सारी मात्रा। आयरन हमारे वैज्ञानिक लगातार इस पे काम कर रहे हैं कि कभी निकट भविष्य में अगर पृथ्वी पे खतरा होती है तो हमारा जो अगला होम प्लानेट होने वाला है, हमारा जो अगला घर होने वाला है, हम सबका जो घर होने वाला है शायद मंगल पे हो। तो कारण क्या है? तो चलिए कारण के गर्त में चला जाए और इसे अच्छे से समझा जाए। देखिए यहाँ पे आपको उजला पट्टी दिख रहा होगा सबको, और यह जो है मंगल पे लगातार वैज्ञानिक काम कर रहे हैं कि बर्फ है या कुछ और है। जहां तक हमें लगती है कि ये बर्फ की मात्रा होगी, तो अभी जो है मंगलयान गया है वो पता करने के लिए। एक और हिस्सा देखिए, यहाँ पे आपको एक वैली नजर आ रहा होगा। यह 4000 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। तो बताया जाता है कि कभी जो है यहाँ पे नदियां चलती होगी मंगल पे, तो यह नदियां चलने के फलस्वरूप इस वैली का निर्माण हुआ होगा। तो कहीं न कहीं मंगल पे पानी है, इसमें लगातार वैज्ञानिक काम कर रहे हैं पानी और जब पानी मिल जाएगी तो शायद जीवन संभव हो सके। एक और खास हिस्सा देखिए, अभी सामने दिख रहा होगा, यह एक वहां का ज्वालामुखी पर्वत है जिसकी ऊंचाई लगभग 26 किलोमीटर के आसपास है, जो हमारी माउंट एवरेस्ट से 3 गुना आसपास ज्यादा बड़ा है। हमारी माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है बता सकते हैं आप लोग? ऊंचाई कितनी है? 9 किलोमीटर के आसपास है, 8,848 मीटर है। उससे ये 3 गुना ज्यादा बड़ा है। आगे चलते हैं और हम मिलते हैं पूरे सौर परिवार का, पूरे सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है ये बृहस्पति। जुपिटर है यानी बृहस्पति है। अनेक जो गैस है, अनेक गैस जो पट्टी आप देख पा रहे हैं एक दूसरे के विपरीत काफी तेज मूव कर रहे हैं, वह है हमारा हाइड्रोजन और हीलियम है, जो एक दूसरे के प्रति काफी तेजी से मूव कर रहे हैं। एक खास हिस्सा आप देखिए बृहस्पति का, जिसे हम बृहस्पति के आंख या फिर आई बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग बृहस्पति का द फेमस रेड स्पॉट के रूप में जानते हैं। यह एक बवंडर है या एक तूफान है जो बृहस्पति पे लगातार 300 साल से चल रही है और 100 सालों से हमारे वैज्ञानिक इसे अध्ययन कर रहे हैं। तो यह बवंडर कितनी बड़ी है? तो इसमें लगभग 3 पृथ्वियां आराम से समा जाएगी, इतनी बड़ी है ये बवंडर। तो यह सुनामी है, यह तूफान इतना बड़ा है। तो ये पूरे बृहस्पति कितनी बड़ी है? तो इतनी बड़ी है कि इसमें लगभग 1400 पृथ्वी समा सकती है। इसीलिए यह पूरे सौर परिवार का, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। आगे चलेंगे और बात करेंगे जो अपने बलाकार छल्लों के रूप में विशेष रूप से जाना जाता है, वो है हमारा सैटर्न यानी शनि। शनि यह इतना हल्का ग्रह है कि अगर आप इसे पानी पे छोड़ दें तो यह ग्रह पानी पे भी तैरने लगेगा, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है पानी से कम है। इस पे अमोनियम ज्यादातर पाए जाते हैं। आगे चलते हैं ग्रहों की यात्रा में और हम मिलने वाले हैं अब यूरेनस से यानी अरुण से। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन और हीलियम काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इसी के जैसा एक और मिलता जुलता ग्रह है, वो है हमारा नेपच्यून यानी वरुण। यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम तो पाए जाते ही हैं, उसके अलावा एक और गैस पाई जाती है, वो है हमारा मीथेन गैस। तो यहाँ पे मीथेन गैस भी काफी अधिकता में पाई जाती है। और चूंकि यह जो है सूर्य से काफी दूर है, तो ये बहुत ही ठंडा ग्रह है। 2006 के बाद जो है ग्रहों की परिभाषा पूरी तरह से बदल गई। 2006 से पहले हमारे सौर परिवार में, सोलर सिस्टम में टोटल 9 ग्रह हुआ करता था, और जो 9वां ग्रह था वो था हमारा प्लूटो यानी अम। तो 2006 के बाद जो है उसे ग्रहों की बिरादरी से बाहर कर दिया गया, क्योंकि वह जो है ग्रहों की जो क्राइटेरिया था वो पूरा नहीं करता था, किसी और ग्रह के ऑर्बिट को भी वो टच करता था, जिसके कारण उसे जो है ग्रहों की बिरादरी से निकाल करके उसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है, या फिर उसे हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में भी जानते हैं। तो क्यों ना एक बार जो है प्लूटो को भी देखा जाए, उसे भी। कैसा लग रहा है देखने में आप सबको?
चॉकलेट आइसक्रीम की तरह खाना है सबको, जरूर खाइए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा मेहनत करना है, अच्छे से पढ़ना है, सर की बात को मानना है और आपको बनना है एस्ट्रोनॉट और जाना है अंतरिक्ष में और बैठ के यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर आप खाइए। वापस लौटते हैं हम अपने ग्रह पे, पृथ्वी। हम अपने पृथ्वी पे वापस लौटते हैं और जानते हैं कुछ खास बातें। इसे नीला ग्रह कहते हैं, कारण क्या है कि इसके तीन चौथाई हिस्से में क्या है, पानी है। इसके 3/4 हिस्से में पानी होने के कारण इसे हम लोग नीला ग्रह के रूप में जानते हैं। और जो नीला दिख रहा है आपको, वो पानी की उपस्थिति को दर्शाता है, का सामना करना पड़ता है। एक और जो घटना होती है वो होती है हमारा सी सरफेस करंट में, यानी कि समुद्र के जल भाग में एक क्रिया चलती है, हमेशा लगातार होती रहती है, वो है जल धाराओं का बहना। सी सरफेस करंट अभी आप देख पा रहे हैं। और यह देखिए बीच में जो हिस्सा है वो हमारी गर्म जलधारा को इंडिकेट करती है। और यह जो देख रहे हैं बीच वाले भाग में, ये गर्म जलधारा यहाँ पे लगातार बनती है, क्योंकि जो बीच में जो है सूर्य की किरणें लगातार यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है और यह हिस्से पे गर्म जलधारा का निर्माण होती है। इसके पोल पे जो आप हरा देख पा रहे हैं या पीला देख रहे हैं, यह ठंडी जलधारा है। और एक खास हिस्सा देखिए यहाँ पे, इस हिस्से पे ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा आपस में मिलता हुआ आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। और यह जो यहाँ पे जो यह स्थान होता है, यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मछली का जो भोजन है काफी मात्रा में रिसाइकिल होकर के यहाँ पे पहुंचती है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादातर मछलियां पाई जाती है। इसीलिए बताया जाता है कि यह जो स्थान है मछलियां पकड़ने के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है। तो यह जो क्रियाएं हैं सतत चलती रहती है, मगर इसमें कुछ आकस्मिक घटनाएं हो जाती है जिससे मानव सभ्यता को काफी नुकसान का भरपाई करना पड़ता है। आइए इसे एग्जाम्पल से को समझा जाए और आपको ले चलते सीधे इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पे। जावा सुमात्रा का है सुनामी। अभी जो आप देख पा रहे हैं, यह एक सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 में। तो वह सुनामी अंतरिक्ष से कैसी दिखी होगी वह अभी आप देख पा रहे होंगे। यह जो सुनामी है इसकी लहरें बात करेंगे लहरों की, तो लगभग 100 फीट इसकी ऊंची लहरें थी और यह 14 देश के कोस्टल एरिया को टच किया था और इसमें लगभग 3 लाख लोग मारे गए थे। इसका कहर इतना ज्यादा था कि इसका विस्थापन आज तक जारी है। इसका इफेक्ट देखिए, इसका जो इफेक्ट है आपको इसके दक्षिणी ध्रुव पे साफ तौर पे दिखने को मिलेगा। तो काफी भयावह ये सुनामी आई थी जो 14 देश के कोस्टल एरिया को टच किया था, समुद्री भाग को ये छुआ था। श्रीलंका है, इंडिया। तो इसके समुद्र के स्थल भाग में ऐसी क्या है जिसके कारण यहाँ सुनामी आती है? तो क्यों ना एक बार पूरे जो है पृथ्वी का पानी को बाहर करके देखा जाए, निकाल करके देखा जाए। तो वास्तविक जीवन में संभव नहीं है कि पूरे समुद्र का पानी निकाल दें। चूंकि आप यीशु उसमें आए हुए हैं तो ये मेरे लिए बेहद आसान है। और हम करते क्या हैं, पूरी पृथ्वी को पानी को डिनोट करते हैं, बाहर करते हैं, निकाल देते हैं। अब आप देखिए कि मिड पैसिफिक ओशियन में देखिए आप कि पानी निकालने के बाद यहाँ पे आप देखिए एक जो है उभरी हुई आकृति आपको साफ तौर पे दिख रहा होगा। और ये कोई और नहीं, ये हवाई आइलैंड है, एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसका ज्यादातर हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। और इसकी जो रीच है यानी इसके जो चोटी है वहां पे लोग छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। एक खास हिस्सा देखिए कि पूरे पृथ्वी का पानी निकालने के बावजूद आपको यहाँ पे पानी साफ तौर पे दिख रहा होगा। दिख रहा सबको पानी? और यह जो हिस्सा है द फेमस मरियाना ट्रेंच है जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है। और इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो लगभग 70 किलोमीटर चौड़ा है और लंबाई की बात करेंगे तो 2550 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसी में कहीं न कहीं हमारा चैलेंजर डीप है जो पूरे पृथ्वी का सबसे गहरा पॉइंट है। अपने अगर माउंट एवरेस्ट को काट के अगर इसमें डाल दें फिर भी 2 किलोमीटर के आसपास पानी ऊपर में रहेगा। इतना गहरा पॉइंट है हमारा ये मरियाना ट्रेंच। तो आपने देखा कि समुद्री जो स्थल है वो भी पूरी तरह समतल नहीं है, कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे खाड़ी है, तो कहीं पे पठार है।